एक छोटे से गांव की एक लड़की जिसे 14 साल की छोटी उम्र में ही एक साथ कई लड़कों से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इस मासूम मोहब्बत का अंजाम ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस दिल दहला देने वाले किस्से ने उस वक्त पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी एक नादान मोहब्बत की है जो अपने खौफनाक अंजाम तक पहुँचती है। तो आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले किस्से के बारे में। यह घटना हरियाणा की है। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक थाना है जिसे राय थाना कहा जाता है। यह कहानी इसी राय थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव की है। इस गांव का नाम मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे एक खास वजह है जिसे मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 4 साल पहले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में जाना होगा। टीकमगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम गंगाराम था। यह कहानी गंगाराम और उसके परिवार की है। गंगाराम की शादी शोभा नाम की एक महिला से हुई थी। शोभा की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उस पहली शादी से उसकी एक बेटी थी। शोभा की पहली शादी के बाद जब उनके पहले पति का निधन हो गया तो उनकी शादी गंगाराम से हुई। शादी के बाद शोभा अपनी पहली बेटी के साथ गंगाराम के घर आ गई। गंगाराम और शोभा के भी 2 बच्चे हुए। एक बेटी जिसका नाम आस्था था और जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी, और एक बेटा जिसका नाम ऋतिक था। आस्था और ऋतिक की उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर था। अब परिवार बड़ा हो गया था, 2 बेटियां और एक बेटा। गंगाराम और शोभा को महसूस हुआ कि टीकमगढ़ में ना तो रोजगार के पर्याप्त अवसर थे और ना ही अन्य सुविधाएं। इसीलिए उन्होंने बेहतर भविष्य की तलाश में कहीं और जाने का फैसला किया। गंगाराम और शोभा ने अपने राज्य को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत में बसने का निर्णय लिया। वे सोनीपत के राय थाना क्षेत्र के एक गांव में आ गए। साथ में छोटे बच्चे आस्था और ऋतिक भी थे। उनकी बड़ी बेटी नीतू, जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल थी, दादा दादी के पास टीकमगढ़ में ही छोड़ दी गई। सोनीपत में गंगाराम ने राजमिस्त्री का काम शुरू किया, जबकि शोभा भी मजदूरी करने लगी। इससे परिवार की आमदनी बढ़ गई और बच्चों का पालन पोषण भी ठीक से होने लगा। समय के साथ उनका जीवन स्थिर हो गया। यह परिवार 2021 में सोनीपत आया था और अब 2023 चल रहा था। यहाँ आने के बाद वे अच्छे से बस चुके थे और उनका घर परिवार भी ठीक से चलने लगा था। 2023 तक आसपास के लोग गंगाराम और उसके परिवार को अच्छे से जानने लगे थे। इसी साल गंगाराम और शोभा ने सोचा कि अब नीतू को भी अपने पास बुला लेना चाहिए ताकि वह घर का कामकाज संभाल सके और शोभा मजदूरी में गंगाराम का हाथ बंटा सके। इस फैसले पर गंगाराम भी सहमत हो गया। फरवरी के महीने में गंगाराम और शोभा नीतू को टीकमगढ़ से लेकर सोनीपत के अपने गांव ले आए। उस समय नीतू की उम्र 14 साल हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद उसका दाखिला स्थानीय स्कूल में करा दिया गया। वह सुबह का नाश्ता बनाने के बाद स्कूल जाती और दोपहर की छुट्टी के बाद घर आकर खाना बना देती। अब पूरा परिवार खुशहाल तरीके से रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अप्रैल का महीना आ गया। इस महीने नीतू ने कक्षा 6 से कक्षा 7 में प्रवेश किया। उसे कुछ नई किताबों की जरूरत पड़ी। 30 अप्रैल को नीतू ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे कुछ किताबें चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, आप पैसे दे दीजिए या फिर खुद किताबें खरीद कर ले आइए। गंगाराम ने उसकी बात सुनते हुए कहा, तुम कहाँ जाओगी किताबें खरीदने? मैं खुद ही तुम्हें ला कर दूंगा या फिर तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, वह तुम्हारे लिए किताबें खरीद लाएगी। खाना खाने के बाद गंगाराम और शोभा अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गंगाराम राजमिस्त्री का काम करता है और शोभा भी मजदूरी करती है। इस दौरान नीतू घर पर अकेली रह जाती है। काम खत्म होने के बाद शोभा अपने पति से कहती है, मेरा काम खत्म हो चुका है, मुझे पैसे दे दो ताकि मैं नीतू के लिए किताबें खरीद लाऊं। गंगाराम सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है। जब शोभा घर लौटती है तो उसे छोटे बच्चे घर में मिलते हैं, लेकिन नीतू गायब होती है। नीतू को ढूंढने के लिए वह छत पर जाती है। छत पर पहुंचकर जो भयानक दृश्य वह देखती है, उसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। वह इतना डरावना था कि कोई भी उसे देखता तो उसके भी होश उड़ जाते। शोभा की चीखें सुनकर मकान मालिक भगत सिंह तुरंत छत पर आता है। वह भी दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। इस बीच आसपास के पड़ोसी भी शोर सुनकर घर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। छत पर नीतू बेहोश पड़ी होती है। सभी लोग फौरन उसे उठाकर पास के अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर नीतू की जांच करते हैं और बताते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर शोभा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक समझदार और हंसमुख लड़की जो अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक कैसे मर गई। इधर गंगाराम जो राजमिस्त्री का काम कर रहा था, जैसे ही घटना की खबर पाता है, भागते भागते अस्पताल पहुंचता है। वहां का दृश्य देखकर वह भी स्तब्ध रह जाता है। शोभा और गंगाराम दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। राय थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए। अस्पताल में पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर से पूछा, आखिर क्या हुआ है? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस लड़की को हमारे पास लाया गया था और बताया गया था कि वह गिर गई है। जब हमने इसे चेक किया तो पता चला कि यह पहले ही दम तोड़ चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने लड़की के माता पिता से घटना के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन न तो माँ उस स्थिति
में थी कि कुछ बता सके और न ही पिता। दोनों दहाड़े मारकर रो रहे थे, जबकि आसपास के लोग उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने समझाते हुए कहा, हमें बताइए कि क्या हुआ है। अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो हमें अपनी ओर से जांच करनी होगी, और अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है तो हम कार्रवाई करेंगे। माता पिता को समझाने और सांत्वना देने का सिलसिला जारी था, लेकिन अपनी बेटी को खोने का गम इतना गहरा था कि वे किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पुलिस ने गंगाराम और शोभा से कहा, अगर आपकी बेटी का कत्ल हुआ है तो हमें उसकी जानकारी दें, हम कार्रवाई करेंगे। यह सुनकर गंगाराम और शोभा ने जवाब दिया, हमें इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करवानी है। जिसे जाना था वह जा चुका है, चाहे मौत बीमारी से हुई हो या किसी और वजह से। हमें कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी है। हम मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि थाने के चक्कर लगाएं। अगर हम पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे जो 2 छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा। गंगाराम और शोभा की बात सुनकर पुलिस भी चुप हो जाती है। उन्हें लगता है कि वे ठीक कह रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने गंगाराम से कहा, अगर आपको कोई कार्रवाई नहीं करवानी है तो हमें लिखित में दीजिए कि आपको इस मामले में किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं चाहिए और आप अपनी बेटी का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहते। गंगाराम और शोभा ने बाकायदा लिखित रूप से दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और वह उन्हें छोड़कर जा चुकी है। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब शव को ले जाने की तैयारी की गई। अस्पताल में लाश को पैक किया जा रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद डॉक्टर को लड़की के शव को देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है कि शायद यह मामला मर्डर का है और मर्डर से पहले लड़की का रेप भी हुआ हो सकता है। जैसे ही डॉक्टर को यह अंदेशा हुआ, उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस को भी यह समझ आने लगा कि मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सरल नहीं है। डॉक्टर ने पुलिस वालों से कहा, मुझे शक है कि यह मामला रेप और मर्डर का है। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त हैं, जिससे इस आशंका को बल मिलता है। इतने में वहां मीडिया भी पहुंच गई। मीडिया ने पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखाना शुरू कर दिया और इसे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने लगी। डॉक्टर के शक के बारे में जब मीडिया को पता चला तो उन्होंने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस को अब यह एहसास हुआ कि अगर इस मामले को अनदेखा कर दिया गया तो आगे चलकर उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस वालों ने तय किया कि भले ही परिवार वाले लिखित में कार्रवाई से मना करें, लेकिन उन्हें लाश को अपने कब्जे में लेना होगा और मामले की उचित जांच करनी होगी। इस तरह पुलिस ने तय किया कि इस संदिग्ध मामले को अनदेखा नहीं किया जा सकता और कार्रवाई करना अनिवार्य है। पुलिस ने लड़की के शव का पोस्टमार्टम कराया। 30 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट 1 या 2 तारीख की रात तक आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि लड़की की हत्या गला घोंटकर की गई थी। अब मामला नेचुरल डेथ से बदलकर मर्डर का हो गया। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। जब उनसे सवाल किया गया तो वे कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा, हमें किसी पर कोई शक नहीं है और न ही हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। इसके बाद पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की। मकान मालिक ने बताया, इस घर के अंदर बाहर से कोई भी नहीं आया, यहाँ केवल घर के सदस्यों का ही आना जाना था। मकान मालिक के इस बयान के बाद पुलिस को परिवार वालों पर शक गहराने लगा। उन्होंने सोचा कि अब गंगाराम और शोभा से पूछताछ का तरीका बदलना होगा। जब पुलिस ने गंगाराम और शोभा से कड़ाई से पूछताछ की तो वे फूट फूट कर रोने लगे और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जो बेहद चौंकाने वाली और हैरान करने वाली थी। इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दरअसल नीतू के पिता की मौत के बाद शोभा और गंगाराम ने उसे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में दादा दादी के पास छोड़ दिया था। जब नीतू 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी तब उसकी उम्र केवल 13 साल थी और उसी दौरान उसे अपनी कक्षा के एक लड़के से प्यार हो गया। नीतू के सौतेले दादा दादी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि नीतू मोहल्ले के कई लड़कों से बातचीत करती है। इस पर उन्होंने कहा, 13 साल की बच्ची है, क्या ही करेगी। साल 2023 में जब नीतू को सोनीपत लाया गया तो उसने यहाँ भी अपने प्रेम प्रसंग जारी रखे। वह चुपके चुपके फोन पर लड़कों से बातें करती रहती थी। शोभा और गंगाराम दोनों दिन भर काम पर रहते थे, जिससे उसे यह सब करने का समय मिल जाता था। एक दिन अचानक नीतू की माँ ने देखा कि वह किसी से फोन पर बात कर रही है और उसके पास एक मोबाइल फोन भी है। माँ को अचानक सामने देखकर नीतू ने फौरन मोबाइल छिपा दिया। यह देख शोभा को ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी 13 साल की बेटी जो 6ठी कक्षा में पढ़ती थी किसी लड़के से बातें कर रही थी। गुस्से और हैरानी में शोभा ने नीतू को बहुत डांटा और जमकर पीटा। इस घटना ने नीतू और उसकी माँ के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। माता पिता नीतू को पिटते भी थे और उसे समझाने की भी कोशिश करते थे। वे उसे कहते, बेटा तुम्हारी उम्र ऐसी चीजें करने की नहीं है, तुम क्या कर रही हो। वे उसे अपनी कसम भी देते थे। नीतू कहती, ठीक है अब मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन थोड़े समय बाद शोभा देखती कि नीतू
फिर से किसी से बात कर रही है। इस बार कोई और लड़का था। शोभा उसे फिर से मारती, पीटती और समझाती, लेकिन यह घटनाएं बार बार होने लगी। नीतू कई लड़कों से बात करती थी, कभी वॉशरूम में छुपकर तो कभी छत पर जाकर। वह अपना मोबाइल भी ऐसी जगह छुपाती कि गंगाराम तो नहीं, लेकिन शोभा बार बार उसे पकड़ लेती और छीन कर रख देती। फिर भी नीतू फिर से किसी न किसी तरीके से मोबाइल का जुगाड़ कर लेती थी। परिवार वालों का मानना था कि नीतू ने 4-5 बार कहा था कि अब वह बात नहीं करेगी, लेकिन वह फिर भी करती रहती थी। शोभा को यह महसूस होने लगा कि यह अब उसके बस का नहीं है। तब शोभा ने इस बारे में गंगाराम को बताया। जब गंगाराम यह बात सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह नीतू को डांटता और फटकारता है, कहते हुए यह ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही गंगाराम यह बोलता है, नीतू पलटकर जवाब देती है और कहती, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगी। मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं उसके साथ रहूंगी। नीतू तमाम तरह की जलील बातें भी बोलती है और यह घटनाएं लगातार होती जा रही थीं। अब नीतू यहाँ भी पड़ोस के लड़कों और स्कूल के लड़कों से बात करने लगती है। परिवार वाले बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार झगड़ा होता है और कई बार वे उसे मारते पीटते हैं। नीतू मारपीट और झगड़े की इस कदर आदी हो चुकी थी कि वह अपने परिवार के सामने लड़कों से बात करती थी और ऐसी बातें करती थी जिन्हें सुनकर शायद कोई भी शर्मिंदा हो जाए। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसी बीच 29 अप्रैल 2023 की रात को एक घटना घटी। उस दिन रात को परिवार वाले खाना खाने के लिए बैठे थे। फिर वही पुराना विवाद उठता है कि नीतू किसी लड़के से बात कर रही थी। गंगाराम यह सुनता है और कहता, यह सही नहीं है, तुम इस चीज को कब बंद करोगी? नीतू पलटकर सीधे अपने पिता के मुंह पर जवाब देती है, मैं इसे बंद नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है करो, और अगर आप मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। इसके बाद नीतू खाने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और फिर परिवार वालों के सामने ही लड़कों से बात करने लगती है। गंगाराम और शोभा को लगा कि शायद मामला हाथ से निकल चुका है। उन्हें डर था कि अगर नीतू जिंदा रही तो उनकी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए उन्होंने एक खौफनाक योजना बनाई। वे सोचते हैं कि मर्डर ऐसा होना चाहिए कि न तो मर्डर लगे और अगर लगे भी तो ऐसा लगे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। 30 अप्रैल की सुबह जब नीतू कमरे में सो रही थी तब गंगाराम और शोभा कमरे के अंदर गए। गंगाराम ने नीतू के हाथ पकड़े और शोभा ने उसके गले पर बैठकर बेरहमी से गला दबाकर नीतू का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने उसकी लाश को छत पर ले जाकर छोड़ दिया। फिर दोनों नाश्ता करते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। पड़ोसी और मकान मालिक उन्हें देखते रहते हैं। काम से वापस आने के बाद शोभा प्लान के तहत सबके सामने यह बोलती है कि उसे घर पर जाना है ताकि वह नीतू को किताब दिलवाने के बहाने यह सुनिश्चित कर सके कि लोग सुने कि वह घर पर किताब दिलवाने के लिए जा रही है। इसके बाद वह घर पर जाती है और चिल्लाने का नाटक करती है। हॉस्पिटल में भी नाटक करती है। इस नाटक को देखकर पुलिस वाले भी सख्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई इंसान इस तरह से नाटक कैसे कर सकता है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा। तो यह थी पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले का कोई और तरीका से हल नहीं किया जा सकता था? लड़की नाबालिग थी, उसकी काउंसलिंग भी की जा सकती थी। क्या उसे मारना जरूरी था? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।